साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के PT 365 सीरीज के तहत PT 365 राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग इसका 5वां टॉपिक निर्वाचन से संबंधित जो भी करंट अफेयर हैं उनको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक से, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में संसद द्वारा निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। इस विधेयक के बारे में बात करें तो इस विधेयक में कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में। तो देखिए, अन्य बातों के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निम्नलिखित प्रावधान करता है। क्या करता है? लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जो है ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत होता है तथा इसी के तहत इन चुनावों में मतदाताओं की योग्यता का निर्धारण भी किया जाता है और मतदाता सूची का निर्माण भी जो किया जाता है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत ही किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में कौन सी चीज़ें आती हैं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कौन सी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं अन्य बातों के साथ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निम्नलिखित प्रावधान करता है। क्या क्या? संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के लिए चुनाव का संचालन करने का कार्य जो है ये करता है। इन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यताएं और निहरताएं निर्धारित करता है तथा इन चुनावों में या इसके संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से जुड़े प्रावधान, ये सभी जो चीज़ें हैं ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत होती हैं। ठीक है, तो आप क्लियर देख लीजिए कि दोनों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं कि संशोधन द्वारा लाए गए बदलाव क्या हैं। तो संशोधन क्या किया गया है? मतदाता सूची के डेटा को आधार संख्या से जोड़ना। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन के द्वारा मूल प्रावधान क्या था कि 1950 के अधिनियम में, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अधिनियम में प्रावधान है कि एक व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। सत्यापन के पश्चात यदि अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक पंजीकरण का हकदार है तो वह आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश देगा। अब जो परिवर्तन किया गया है उसमें क्या है कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से कह सकता है कि अपनी पहचान साबित करने के लिए वह अपना आधार संख्या उपलब्ध कराए। यदि उस व्यक्ति का नाम पहले से मतदाता सूची में है तो इसमें दर्ज विवरणों के सत्यापन के लिए आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति किन्हीं निर्धारित कारणों से अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा या उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। दूसरा, मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता तिथि को परिवर्तित किया गया है। इसके तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14 के खंड B में संशोधन किया गया है। वर्ष 1950 के अधिनियम के तहत जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार या संशोधित की जाती है उस वर्ष की 1 जनवरी को नामांकन की पात्रता तिथि माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि 1 जनवरी के बाद 18 वर्ष का अर्थात मतदान के लिए पात्र होने वाला व्यक्ति मतदाता सूची में तभी नामांकन करा सकता है जब अगले वर्ष के लिए मतदाता सूची तैयार या संशोधित की जाए। परिवर्तन क्या किया गया? यह विधेयक एक कैलेंडर वर्ष में 4 पात्रता तिथियां प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन करती हैं। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। मतलब इनके बाद यदि वो 18 हो जा रहा है तो वो इसमें अपने इस सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके तीसरा क्या है? लिंग तटस्थ या जेंडर न्यूट्रल प्रावधान किया गया है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 में संशोधन किया गया है। देखिए, पहले क्या प्रावधान था कि 1950 का अधिनियम कुछ ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण करने की अनुमति देता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में सरकारी सेवा से जुड़े लोग जैसे कि सशस्त्र बलों के सदस्य या भारत के बाहर तैनात या नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे व्यक्तियों की पत्नियों को भी सामान्य रूप से उसी निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला माना जाता है यदि वह उनके साथ रहती हैं। 1951 का अधिनियम सेवा से जुड़े व्यक्ति की पत्नी को व्यक्तिगत रूप से या डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने में सक्षम बनाता है। अब क्या परिवर्तन किया गया है? विधेयक के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में पत्नी या वाइफ शब्द की जगह पे पति या पत्नी स्पाउस शब्द को शामिल किया गया है। मतलब यदि पत्नी कहीं नौकरी कर रही है इस तरीके की तो पति उसकी जगह पे दे सकता है और यदि पति कर रहा है तो पत्नी दे सकती है। अन्य क्या परिवर्तन है? निर्वाचन संबंधी उद्देश्यों के लिए परिसर की मांग। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में संशोधन किया गया है। पहले क्या प्रावधान था कि 1951 के अधिनियम में राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई कि वे ऐसे परिसरों की मांग कर सकती हैं
जिनका मतदान केंद्र के रूप में या चुनाव होने के बाद मतपेटी रखने हेतु उपयोग में लाने या लाए जाने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर संशोधन किया गया। यह विधेयक उन उद्देश्यों का विस्तार करता है, मतलब जो पहले चीज़ें थी उसके लिए तो है ही है, अन्य चीज़ों को भी शामिल किया गया है जिनके लिए ऐसे परिसरों की मांग की जा सकती है। इसमें मतगणना, वोटिंग मशीन और चुनाव संबंधी सामग्री रखने और सुरक्षा बलों एवं मतदान कर्मियों के रहने के लिए परिसर का उपयोग शामिल है। यहाँ पे कुछ फैक्टरों को देखते हैं, क्या आप जानते हैं, इसको आपको याद रखना है। भारतीय निर्वाचन प्रणाली के बारे में संविधान के भाग 15 में, ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 निर्वाचनों से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उनको देखते हैं। निर्वाचन क्या है? निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर होते हैं। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है और 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, वह भारत की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ निवास स्थान नहीं लिखा है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर, निवास के स्थान पर हो सकता है। अगला, लोकसभा तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजातियों 47 सीटों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। परिसीमन आयोग की मदद से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। चुनाव दर चुनाव क्षेत्र या सीमाएं बदलती रहती हैं, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या वर्ष 2026 तक नहीं बदली जाएगी। लोकसभा निर्वाचन के मामले में सरल बहुमत प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम FPTP के माध्यम से और राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से मतदान होता है। राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। अन्य फैक्टरों की बात करें, अन्य संबंधित सूचियों की, तो निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की। ये आंकड़े आपको याद रखना है। कारण क्या है? मतदाताओं की बढ़ती संख्या, वृद्धि के लिए लागत, मुद्रास्फीति सूचकांक इत्यादि। बड़े राज्यों में लोकसभा सीटों के लिए खर्च की सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर के 95 लाख कर दिया गया है। 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख, 25 लाख रुपए बढ़ाए गए हैं। छोटे राज्यों में इस सीमा को 54 लाख से बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया है। 54 लाख से बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 19 लाख रुपए यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। आगे देखते हैं, विधानसभा सीटों के लिए बड़े राज्यों में नहीं, 54 नहीं, 21 लाख रुपए बढ़ाए गए हैं। ठीक है, 54 लाख रुपए से बढ़ा करके 75 लाख रुपए किए गए हैं, मतलब आपके 21 लाख रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और बड़े राज्यों में 25 लाख रुपए। विधानसभा सीटों के लिए बड़े राज्यों में वह सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ा करके 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ा करके 28 लाख किया गया है। मतलब बड़े राज्यों में विधानसभा सीटों के लिए बड़े राज्यों में 28 से 40 और छोटे राज्यों में 20 से 28 कर दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव स्थगित किए थे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने यह कदम गुरु रविदास जयंती समारोह के मद्देनजर चुनाव स्थगित करने के अनुरोध के बाद उठाया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 153 के तहत निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराने के लिए समय या तिथि बढ़ा सकता है। हालांकि इस तरह का विस्तार सदन, मतलब लोकसभा या विधानसभा के सामान्य विघटन या कार्यकाल की तिथि से आगे की तिथि के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सदन का कार्यकाल केवल संसद द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान ही बढ़ाया जा सकता है। संविधान के अनुसार आपातकाल केवल निम्नलिखित 2 स्थितियों में ही लागू किया जा सकता है, एक युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण अथवा देश में सशस्त्र विद्रोह के कारण। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के लिए दल बदल मामले में आदेश पारित करने की समय सीमा तय कर दी है। दल बदल है क्या? दल बदल को किसी राजनीतिक दल के एक सदस्य द्वारा दूसरे दल में जाने की प्रथा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, लोकसभा में यदि पार्टी ए के सांसद पार्टी बी में शामिल हो जाते हैं तो यह कहा जाता है कि उन्होंने दल बदल किया और इस प्रकार उनके विरुद्ध दल बदल विरोधी कार्यवाही के तहत कार्रवाई की जाएगी। दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करें तो संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। निर्भरता क्या है? किसी राजनीतिक दल से संबंधित किसी सदन का सदस्य निम्नलिखित स्थिति में सदन के सदस्य के लिए निर्हर हो जाता है, मतलब वो सदस्य नहीं रह जाता है, निर्हर हो जाता है।
यदि वह राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता का स्वेच्छा से परित्याग कर देता है, या यदि वह अपने दल की पहले अनुमति लिए बिना अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान के लिए अनुपस्थित रहता है, मतलब व्हिप का वो एक तरीके से वायलेशन करता है, और उसके इस प्रकार के कृत्य को दल ने 15 दिनों के भीतर माफ़ नहीं किया है। यदि किसी सदन का निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह सदन का सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो जाता है। मतलब यदि आपने निर्दलीय लड़ा है तो आप किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, वरना आपकी सदस्यता चली जाएगी। सदन का कोई भी नाम निर्देशित सदस्य, मतलब नॉमिनेटेड सदस्य जो है, सदन का सदस्य होने के लिए उस स्थिति में निरर्ह हो जाएगा, मतलब सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख के 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। मतलब यदि शामिल होना हो 6 महीने के अंदर अंदर शामिल हो जाइए, अदरवाइज यदि नहीं होते तो फिर आप 6 महीने के बाद नहीं शामिल हो सकते हैं, वरना आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अपवाद: कुछ इस परिस्थितियों में विधिकर्ता दल परिवर्तन के बाद भी निरर्ह घोषित नहीं होते, मतलब उनकी सदस्यता नहीं जाती है। कब? कानून यह अनुमति प्रदान करता है कि किसी राजनीतिक दल का किसी अन्य दल में विलय किया जा सकता है, बशर्ते कि विधायिका में निर्वाचित उसके 2/3 सदस्य जो हैं 2/3 विलय के पक्ष में है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना जाता है, राज्यों के मामले में भी ऐसा, तो वह अपने दल का त्याग कर सकता है और वह उस पद से हटाए जाने के उपरांत वह उस दल अथवा अन्य दल में शामिल हो सकता है। मतलब जब अपनी अध्यक्षता का पद छोड़ता है तो वह जिस पार्टी में था उस पार्टी में या अन्य दल में शामिल हो सकता है। उल्लेखनीय कि किसी दल से 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल का त्याग कर दिए जाने की स्थिति में निरर्हता से छूट से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हटा दिया गया। पहले 1/3 था, अब 2/3 कर दिया गया। निर्णायक प्राधिकारी: दल बदल के कारण उठने वाले निरर्हता मतलब सदस्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न के बारे में निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष लेगा। नियम के निर्माण की शक्ति: सदन के पीठासीन अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नियम बनाए ताकि 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके। अब यहाँ बात करते हैं संबंधित मामलों पर निर्णय लेते समय न्यायालयों द्वारा कानून की व्याख्या कैसे की गई है। देखिए, स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ता है, स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ता है वाक्यांश की व्याख्या क्या की गई? त्यागपत्र की तुलना में इस वाक्यांश का अधिक व्यापक अर्थ है। उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की सदस्य द्वारा दिए जाने वाले औपचारिक त्यागपत्र की अनुपस्थिति में सदस्यता को त्यागने का अनुमान उसके आचरण से लगाया जा सकता है। जिन सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से अपने दल के विरोध या किसी अन्य दल के समर्थन की घोषणा की है तो इसे उनका त्यागपत्र समझा जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आरंभ में इस कानून के तहत यह निर्धारित किया गया था कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन नहीं होगा, लेकिन वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया और पीठासीन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, दोनों जगह पे उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान की है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस संबंध में जब तक पीठासीन अधिकारी आदेश जारी नहीं कर देता है तब तक किसी भी प्रकार का न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। पीठासीन अधिकारी की दल परिवर्तन विरोधी मामलों पर निर्णय करने संबंधी समय सीमा क्या है? इस कानून के अंतर्गत निरर्हर अर्थात सदस्यता संबंधित घोषित करने वाली याचिका पर निर्णय करने के संबंध में पीठासीन अधिकारी के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। इस संबंध में न्यायालय ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि अध्यक्ष द्वारा निरर्हर ठहराए जाने वाली याचिकाओं पर उचित समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता तो उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं चुनाव बॉन्ड्स के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 7 में से 4 राष्ट्रीय दलों अर्थात भाजपा, कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, AITC और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने वित्त वर्ष 2019-20 में अपनी कुल आय का 62.92% अर्थात 2,993.826 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एकत्रित अनुदान से अर्जित किया है। चुनावी बॉन्ड होते क्या हैं? चुनावी बॉन्ड वस्तुतः राजनीतिक दलों को गुप्त दान करने के लिए ब्याज मुक्त वित्तीय इंस्ट्रूमेंट लिखत हैं। ये एक वचन पत्र प्रॉमिसरी नोट की भांति होते हैं। ये बॉन्ड कौन खरीद सकते हैं? इन्हें किसी भी भारतीय नागरिक या भारत के निगमित किसी भी निकाय द्वारा खरीदा जा सकता है। बॉन्ड का मूल्य वर्ग क्या है? ये बॉन्ड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, 5 कैटेगरी है। 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग में निर्गमित या जारी किए जाते हैं। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की चयनित शाखाओं से खरीदा जा सकता है। ऐसे बॉन्ड कब खरीदे जा सकते हैं? ये प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, 4 महीने जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में 10 दिनों के लिए खरीदे हेतु उपलब्ध होते हैं।
बॉन्ड की जीवन अवधि क्या है? ये बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होते हैं। कौन से राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र हैं? वे राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभा के विगत चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं। केंद्रीय बजट 2017-18 में चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा कब की गई थी? 2017-18 के केंद्रीय बजट में। ठीक है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जा सकने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर यदि उन्हें नहीं भुनाया जाता तो SBI बॉन्ड की राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर देता है। आगे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में बात करें तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, EVM। हाल ही में चुनाव पर नागरिक आयोग सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में बात करें तो EVM एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित पोर्टेबल उपकरण है। इसे चुनाव संचालन की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मशीन में 2 यूनिट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। इन दोनों यूनिट को एक केबल द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। EVM चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, साधारण बैटरी पर चलती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1982 में किया गया था। वर्ष 1988 में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में एक नई धारा 61A जोड़ी गई। इस नई धारा ने निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करने का अधिकार दिया है। चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक EVM में अधिकतम 2000 मत दर्ज किए जा सकते हैं। EVM में अधिकतम 64 उम्मीदवारों नोटा सहित का नाम शामिल किया जा सकता है। एक बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान होता है। मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अल्फ़ाबेटिकल दर्ज किए जाते हैं। इनमें सबसे पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के नाम होते हैं, उसके उपरांत अन्य पंजीकृत राज्य दलों के उम्मीदवारों के नाम होते हैं। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT के बारे में बात करें तो VVPAT एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी एक अन्य स्वतंत्र मशीन है। यह मतदाता को वोट सत्यापित करने में मदद करती है। वोट डालने के बाद एक पर्ची छपती है। इसमें उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और चुनाव चिन्ह होता है। यह पर्ची 7 सेकंड के लिए एक विंडो के माध्यम से दिखाई देती है। इसके बाद छपी हुई पर्ची स्वतः VVPAT के सीलबद्ध ड्रॉप बॉक्स में आ जाती है। आदर्श आचार संहिता की बात करते हैं। आदर्श आचार संहिता भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है। यह चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करती है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। इसे उन राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित अथवा निर्मित किया जाता है जिन्होंने उक्त संहिता में सन्निहित सिद्धांतों का पालन करने पर सहमति व्यक्त की है। सभी राजनीतिक दलों को इसका अक्षरशः पालन करना होता है। संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को ऐसा करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद आयोग को संसद या राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों की निगरानी करने हेतु प्राधिकृत करता है। संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम घोषित होने की तारीख तक। इस संहिता के एक स्वरूप को पहली बार वर्ष 1960 में केरल राज्य विधानसभा चुनाव में लागू किया गया था। निर्वाचन आयोग ने पहली बार वर्ष 1971 में 5वें चुनाव में आचार संहिता जारी की थी और समय समय पर इसमें संशोधन किया था। 1971 के जो 5वां चुनाव होता उसमें आचार संहिता लागू की गई थी या जारी की गई थी। आदर्श आचार संहिता कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। हालांकि आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जैसे अन्य कानूनों से संबंधित प्रावधानों को लागू करके परिवर्तित किया जा सकता है। स्टार प्रचारक की स्थिति की बात करें, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में संपन्न मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति के स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द करने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। एक स्टार प्रचारक प्रसिद्ध हस्ती होता है। यह सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। यह राजनीतिक दलों के लिए अधिक से अधिक मत प्राप्त करने में सहायता करता है। स्टार प्रचारक किसे बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, इसे नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं है। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। एक गैर मान्यता प्राप्त लेकिन पंजीकृत राजनीतिक दल में 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। महामारी के कारण संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम संख्या 40 के स्थान पर 30 होगी और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए महामारी की अवधि के दौरान 20 के स्थान पर 15 होगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए। ऐसा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। परिसीमन आयोग की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः तैयार करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। परिसीमन आयोग के बारे में बात करें तो परिसीमन किसी देश या राज्य में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है।
यह एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय को सौंपा गया है, जिसे परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। अनुच्छेद 82 में 82 में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग की स्थापना का उपबंध करेगी। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, मतलब 1952, 1963, 1973 और 2002। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके आदेशों में अधिनियम की शक्ति होती है और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नामित चुनाव आयुक्त, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्य चुनाव आयुक्त। आगे बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पे तो प्रोजेक्ट में एक नया त्रिकोणीय संसद भवन केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए एक साझा सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास, विशेष सुरक्षा समूह भवन और उपराष्ट्रपति एन्क्लेव के निर्माण की परिकल्पना की गई है। प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्या है? जनसंख्या में हुई वृद्धि के कारण जो स्वतंत्रता के बाद से लगभग चौगुनी हो गई है, परिसीमन के माध्यम से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान संसद में दोनों सदनों के सदस्यों के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं। स्थायी निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीरी पंडितों ने एक अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह सिक्किम की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित प्रवासियों के लिए चुनाव लड़ने और मतदान हेतु आरक्षित होगा। भारत का एकमात्र अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र जो है सिक्किम में लामा संघों के लिए एक संघ मॉडल भारत के संविधान में अनुच्छेद 371F तक के तहत समर्थित है। ध्यान रखिए कि सिक्किम में ऐसा है। यह बिना किसी भौगोलिक सीमा वाला निर्वाचन क्षेत्र है और इसके लिए राज्य के भीतर 51 मठों में पंजीकृत बौद्ध भिक्षु ही चुनाव लड़ सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। एक राष्ट्र एक विधायी मंच अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किए जाने वाले कई उपायों की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका विचार वन नेशन वन लेजिस्लेटिव पोर्टल का है, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी तकनीकी उन्नयन प्रदान करे बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी कार्य करे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन जो है भारत में विधानमंडलों का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। वर्ष 1925 में महिलाओं के मतदान के अधिकार जैसे ऐतिहासिक प्रस्तावों को इस सम्मेलन में पारित किया गया था। तो महिलाओं को मतदान का अधिकार कब दिया गया था? 1925 में, ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।